हेलो एवरीवन, दिस इज़ फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। तो बच्चों लोग, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि है 2020 ईयर का, यानी कि पिछले साल का। देखते हैं इस पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों लोग, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है ये जानने में कि आपके जो अभी टर्म 1 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और, हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके टर्म 1 सिलेबस के हिसाब से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिखाएंगे, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे लोग, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। यहाँ बोला गया है आपको कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है ड्राई टेस्ट ट्यूब में। तो देखिए, पहली ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जब भी हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो उसका जो कलर में चेंज आएगा। अब वो कलर चेंज क्या होगा, स्टार्टिंग में वो लाइट ग्रीन कलर का होता है और बाद में वो हीट करने पर ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या होगी, जब हम इसको और ज़रा हीट करेंगे तो जो हमारा फेरस सल्फेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राईऑक्साइड में, यानी कि SO2 और SO3 में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इसमें कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज इट टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। यहाँ बोला गया है कि कौन से प्रोडक्ट आपके बनेंगे जब आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाएगा सोडियम मेटल में। ठीक है, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एक आपका एसिड है, सोडियम मेटल क्या है, एक मेटल है। तो जब भी आपकी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में होगी तो क्या आपका बनेगा, तो आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आपकी बनती है। तो ये आपके प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको बताना है कि उस केमिकल नेम, उस सॉल्ट का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल पानी में से परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसका जो आपका जो केमिकल नेम होगा वो तो होगा आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2, यानी कि यहाँ पे आपके वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया और केमिकल नेम हो गया वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए पानी में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 4, जो कि आपका टर्म 1 के हिसाब से आ रहा है कि वाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून, कि दोपहर के टाइम में जो सन होता है वो वाइट क्यों अपीयर होता है। तो इसका सीरियसली सिंपल आंसर ये है कि दोपहर के टाइम पे जो सन की जो डायरेक्शन होती है वो ठीक हमारे सर के ऊपर होती है। ठीक है, हमारे ओवर द हेड होता है। इसलिए क्या होता है, जो सन होता है, सन की जो रेज होती हैं वो बहुत ही कम स्कैटर हो पाती हैं, इसलिए वो हमें वाइट अपीयर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका ये 5th क्वेश्चन, बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। यानी कि आपका एक स्फेरिकल मिरर है और एक आपका स्फेरिकल लेंस है, और दोनों की ही जो फोकल लेंथ आपको दी गई है वो दी गई है आपकी -15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा ये गया है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज। तो आपको बताना है कि जो मिरर है और जो लेंस है ये कौन से वाला मिरर और लेंस है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो मिरर और लेंस होते हैं वो 2 ही तरह के होते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल और अवतल आपके 2 तरह के होते हैं। ठीक है, चाहे लेंस की बात करें चाहे हम दर्पण की बात कर लें। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम बात करते हैं मिरर की यानी दर्पण की, कि माइनस में फोकल लेंथ किसकी होती है मिरर में। ठीक है ना, कॉनकेव की होती है या कॉन्वेक्स की होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉनकेव हमारा लेंस होता है, ठीक है, कॉनकेव यानी कि अवतल कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, पहले हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो इस मिरर की जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो आपका मिरर वाला हो जाएगा कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। लेंस की बात करते हैं, लेंस में नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, इसमें कॉनकेव की ही होती है। ठीक है ना, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी जो फोकल लेंथ जो होती है हम लेफ़्ट साइड में नापते हैं, क्योंकि वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है इसलिए। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव यानी कि अवतल अवतल।
देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल। आपको यहाँ बोला गया है कि जो इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर से वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इनवर्टेड बन रही है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। ठीक है, वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं तो जो आपकी जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, जब भी हम हमारे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस पॉइंट के बीच में रखते हैं तभी हमारी इमेज रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बिटवीन सी एंड एफ। इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका। नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस दो थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, यानी कि आपको लेंस के उस हिस्से के बारे में बताना है, उस पार्ट के बारे में बताना है जहाँ से अगर हम लाइट पास कराई जाए तो वहाँ से जो लाइट है बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 10 कि वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स जस्टिफाई। यहाँ बोला है कि जो वेन्स जो होती हैं, वेन्स मतलब आपकी जो शिराएँ होती हैं वो पतली वॉल्स की होती है और इनमें वॉल्स होते हैं। आपको बताना है, जस्टिफाई करना है क्यों होता है ऐसा। तो देखिए, वेन्स की जो वॉल्स होती हैं पतली क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसका काम सिर्फ क्या होता है, जो भी ऑर्गेन्स से जो भी ब्लड आ रहा है उसको हार्ट तक दोबारा वापस ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम होता है और प्रेशर ब्लड के कम होने की वजह से इसकी वॉल जो होती हैं थोड़ी पतली होती हैं और जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स थोड़ी सी मोटी होती हैं, क्योंकि उसका काम होता है मेनली हार्ट से ऑर्गेन तक ब्लड को ले जाना, जिसका प्रेशर थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, अब वाल्व देखते हैं, वाल्व का क्या काम होता है। वाल्व का काम होता है ताकि जो ब्लड की डायरेक्शन है वो यूनिट डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसी डायरेक्शन में ब्लड जाता रहे, ब्लड जो है लौट के वापस ना जाए। ठीक है, उसको सही तरीके से करवाने का काम करता है हमारा वाल्व्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर आंसर कि वेन्स की पतले थिन वॉल्स और वाल्व्स क्यों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ इज़ द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। की जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो किस तरीके से अडेप्ट होती हैं कि वो परफॉर्म कर पाती हैं फूड को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन। तो देखते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, उंगलियों की तरह दिखने वाली कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में वेलाई और हिंदी में बोला जाता है दीर्घ्रोम। ठीक है, अब ये क्या काम करती हैं, इनका काम होता है जिस टाइम पे फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है ना, तो उस फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको इंक्रीज़ कर देती हैं वेलाई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फंक्शन। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि आउट ऑफ गॉट एंड टाइगर विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि गॉड और टाइगर में से किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं, इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी एनिमल अगर वो हर्बीवोर है तो हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो हमेशा लंबी ही होगी एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि हर्बीवोर की लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों, क्योंकि हर्बीवोर जो होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं और प्लांट में एक होता है सेल्यूलोज नाम का पदार्थ। ठीक है, तो जिसको डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हर्बीवोर्स में लाइक गॉड इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, और टाइगर में थोड़ी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, आपको पेनक्रियाज का फंक्शन बताना है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड में। तो देखते हैं पेनक्रियाज का फंक्शन मेनली क्या होता है। देखते हैं सबसे पहले पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है। पेनक्रियाज जो होता है 3 तरीके के एंजाइम रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, अब वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पेनक्रियाज जो होता है वो 3 एंजाइम रिलीज करता है। एक होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना। एक होता है लाइपेज,
लाइपेज का काम होता है फैट्स को लिपिड्स में तोड़ना, और एक होता है एमिलेज। एमिलेज का काम होता है स्टार्च को शुगर में तोड़ना। ठीक है, तो ये 3 मेनली एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स पे वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, ताकि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपके आ गए हैं असर्शन रीजन। देखते हैं, असर्शन आपको दिया गया है, आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days। यहाँ बोला गया है कि जब हम दीवारों पे वाइट वॉशिंग का सफ़ेदी कराते हैं तो एक शाइनी वाइट फिनिशिंग हमें दिखाई देती है दीवारों पर आफ्टर 2 to 3 days, यानी कि 2 से 3 दिन बाद वो थोड़ी सी चमकने लग जाती है पहले के मुकाबले। ठीक है, तो ये आपको जो असर्शन है बिल्कुल ठीक है। रीज़न देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बन। तो रीज़न दिया गया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करती है ताकि वो बना सके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी वाइट सरफेस। तो जो कि क्या है, रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जिससे क्या है वो जो सरफेस है वो शाइनी दिखाई देता। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो आपका रीज़न है ये बिल्कुल फॉल्स दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं। रीज़न आपके ऑप्शन देते हैं ABCD, आपका असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। देखते हैं आपका किसमें दिया हुआ है। आपका जो असर्शन गलत है और रीज़न ठीक है वो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर C में। ठीक है, तो आपका आंसर C ठीक हो जाएगा। ठीक है, देख क्वेश्चन है आपका ये रहा। ठीक है, 17 के आपके यहाँ 5 पार्ट दिए गए हैं, लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 17 के पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 5 तक, यानी कि आपके 17 क्वेश्चन है 5 पार्ट दिए गए हैं, आपको ओनली 4 करने हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 5 क्वेश्चन करा देता हूँ। देखते हैं, यहाँ पे आपका एक लिखा हुआ है, फ्रेज लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आइदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपकी लिखा हुआ है, आपको इसको ध्यान में रखकर, स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चन के आंसर देते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, कि जो एनर्जी जो होती है हायर प्लांट्स और एनिमल्स के केस में वो ऑब्टेन होती है कैसे, ब्रेथिंग की वजह से, या टिश्यू रेस्पिरेशन, ऑर्गेन रेस्पिरेशन, या फिर डाइजेशन ऑफ फूड की वजह से। तो देखिए यहाँ पर आपको एकदम एक्यूरेट जो सबसे ज़्यादा सेंस बना रहा हो, ठीक है, इस स्टेटमेंट का, क्वेश्चन का, वो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसका जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर बन रहा है वो आपका बन रहा है टिश्यू रेस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन अगर आपका टिश्यू रेस्पिरेशन की जगह पर आपका सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाता है। ठीक है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, इसलिए टिश्यू रेस्पिरेशन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसनट्रेशन ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर एंड शो अ पीक एट पॉइंट D। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिया गया, इसमें क्या है, ब्लड लैक्टिक एसिड कंसनट्रेशन आपकी दिखाई गई है किसी एक एथलीट की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0 से लेकर 60 सेकेंड तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग ABCD पॉइंट E तक आपको दिखाया गया लेवल इसका लैक्टिक एसिड का। तो आपको क्या पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज़ अकर्ड इन द एथलीट वाइल रनिंग इन 400 मीटर रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन दिस इवेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपको बता दूं, लैक्टिक एसिड कब बनता है, लैक्टिक एसिड तब बनता है जब बॉडी के अंदर और लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर सीधे सीधे क्या बन जाएगा, आपका आंसर सीधे सीधे बन जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देखते हैं अगला पार्ट क्या है, यहाँ भी आपको ग्राफ दिया हुआ है और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। स्टडी द ग्राफ बिलो एंड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द रिस्पेक्ट टू द टाइम वाइल एन एथलीट इज रनिंग एट फुल स्पीड। जब कोई एथलीट अपने फुल स्पीड से भाग रहा है तो आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई हो रही है जो, ठीक है ना, टाइम के साथ में जो भी। तो आपसे क्या पूछा गया है कि चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स एंड जस्टिफाई प्रोवाइड इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, आपको बताना है, आपको प्लॉट A और B में लिखा हुआ है। ठीक है, एक में लिखा हुआ है एरोबिक, एक में एनारोबिक, B में लिखा हुआ है, ऐसे करके आपको ऑप्शन देखने हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो आपको बता दूं बिना टाइम वेस्ट करें कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इसमें क्या है, जो प्लॉट A है वो एरोबिक है, प्लॉट B है एनारोबिक। ठीक है, देखते हैं कैसे एरोबिक कैसे है। प्लॉट A मतलब है आपका ये लाल वाला, एरोबिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या है एनर्जी सप्लाई जो है लगातार बढ़े, तो यहाँ पे लगातार बढ़ रही है और आगे जाके कांस्टेंट हो रही है।
और प्लॉट बी एनारोबिक कैसे, जिसमें क्या है एनर्जी सप्लाई लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, पहले ऊपर गई है फिर लगातार नीचे आ रही है प्लॉट बी में, इसलिए क्या आपका जो है प्लॉट ए है वो एरोबिक है और प्लॉट बी आपका एनारोबिक है, ठीक है। और आपको जस्टिफिकेशन दिया गया कि आपका जस्टिफिकेशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एरोबिक। आपको बताएगा जस्टिफिकेशन की कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो हाई रहती है और कंसिस्टेंट रहती है एरोबिक में, और एनारोबिक में रहती है लो, क्योंकि एकदम करेक्ट जस्टिफिकेशन दी गई है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस इज ऑब्जर्व इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन चारों में से आपके कौन कौन से आपका कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए में दिया है कि 1 और 2 ओनली, बी में 1 2 3 ओनली, सी में 2 3 4 ओनली और डी में 4 ओनली। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या होगा। देखते हैं, आपको दिया हुआ है एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो होता नहीं है, तो आपका जो पहला जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो नहीं होता। देखते हैं सेकंड वाला रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती है, तो यानी कि आपका सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड देखते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज तो होगी ही होगी, ठीक है, चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक, तो आपकी थर्ड भी ठीक है। फोर्थ देखते हैं रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी रिलीज होता है, क्योंकि हम पीछे क्वेश्चन में समझ चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका सेकंड थर्ड फोर्थ आपका ठीक हो चुका है। तो इस हिसाब से जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, सेकंड थर्ड फोर्थ किस में देखते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ आपकी ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, इसलिए ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 17 का लास्ट क्वेश्चन कि स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज़ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई, इसमें क्या आपको एरोबिक और एनारोबिक की अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, लोकेशन, एंड प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ एटीपी और ऑक्सीजन। तो मैं आपको बता दूँ, आपको बिना टाइम वेस्ट करे कि आपकी कौन सी जो रो है गलत दी गई है, ठीक है। तो देखते हैं, आपका एंड प्रोडक्ट ठीक दिया गया है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक दी गई है, ऑक्सीजन जो है जो लेवल है एरोबिक में चाहिए होती है, एरोबिक में नहीं चाहिए होती है, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या है लोकेशन वाला पार्ट आपका गलत हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों, देखते हैं यहाँ पे एरोबिक में लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म में होता है, एरोबिक जो होता है वो साइटोप्लाज्म में नहीं होता, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए गलत है। और जो एनारोबिक दिया गया है, एनारोबिक आपका दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि आपका एनारोबिक जो होता है वो कहाँ पर होता है, आपका एनारोबिक होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यानी कि ठीक आपको उल्टा दिया गया है, ठीक है, इसलिए आपका गलत है। जो कि आपका 19 क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका दिया गया है एक टेलीस्कोप के ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बाकी टाइम वेस्ट ना हो। देखते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन द व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप, कि इस डायग्राम जो आपको दिखाया गया था ऊपर, इस डायग्राम में सुमति को कौन से लेंस की ज़रूरत पड़ेगी टेलीस्कोप बनाने के लिए। तो आपको बता दूं कि टेलीस्कोप में दोनों लेंस होते हैं, वो आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द पावर ऑफ लेंस L1 एंड L2 आर इन द रेशियो ऑफ 4:1, तो व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। आपको दिया गया है कि अगर आपकी पावर की, ठीक है, L1 और L2 की जो पावर है उसका रेशियो अगर आपको 4:1 दिया गया, यानी कि अगर आपको P1/P2 जो L1 L2 की पावर है अगर वो आपको दी गई है 4:1 की, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनकी फोकल लेंथ की क्या हो जाएगी। और आपको पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो पावर के रेसिप्रोकल होती है, यानी कि P क्या होता है 1/F होता है, ठीक है। तो अगर आपकी पावर की जो है रेशियो 4/4:1 थी, तो अगर हम निकालेंगे P1/P2 का रेशियो एफ के उसमें, ठीक है ना, तो आपका क्या है इसका उल्टा हो जाएगा 4:1 का, तो यानी कि आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 1:4। तो 1:4 किस में है, आपका 1:4 दिया गया है कौन से ऑप्शन में, वो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत सी इजी सा क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं M
एच डैश अपॉन में एच से, ठीक है। ये आपको होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी experiments with the lenses and found out that the magnification of the eyepiece L2 is 3। उसमें उसने सुमति ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसको पता चला कि जो मैग्नीफिकेशन है आई पीस लेंस की वो जो है लेंस 2 की वो 3 आई है। इफ़ इन हर एक्सपेरिमेंट विद L2 शी फाउंड एन इमेज 24 सेंटीमीटर। उसने एक्सपेरिमेंट करा, उसमें क्या उसे क्या मिला कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, 24 सेंटीमीटर बन रही है फ्रॉम द लेंस। एट वट डिस्टेंस डिड शी पुट द ऑब्जेक्ट, तो उसको ऑब्जेक्ट पुट कहाँ करा होगा उसने, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बता दूँ, आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं m इक्वल टू v अपॉन में u, ठीक है, क्योंकि बैलेंस के लिए क्या होता है माइनस नहीं आता है प्लस आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप m की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे और आप u की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपकी क्या आएगी 8 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंसेज। सुमति को क्या है, ज़्यादा मोटे लेंस नहीं खरीदने, ठीक है। फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश, उसको पॉलिश भी करना है। व्हाट एडवांटेज इफ़ एनी वुड शी हैव विद हर चॉइस ऑफ लेंस, ठीक है। तो क्या एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, अगर वो ऐसा ना करे, अगर वो चॉइस की ना करे तो, ठीक है ना। तो अगर वो लेगी तो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा कि हैवी, ठीक है। अगर वो मोटे लेंस नहीं लेगी तो क्या है टेलीस्कोप हैवी नहीं बनेगा। एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट, और इसमें कैसे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो कि पास हो पाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। आगे आपका आ गया सेक्शन बी, देखते हैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन 21, जो कि है बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पूरा क्या बताना है, आपको पूरा बाइल जूस का पूरा फंक्शन बता देना है, ठीक है ना। अब देखते हैं, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, मुझे पता है, ठीक है, आपको सबको पता होगा अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो देखते हैं बाइल जूस पहली बात कहाँ से निकलता है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि कहाँ से निकलता है, क्या काम होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बाइल जूस जो होता है वो लिवर से निकलता है, ठीक है, सीधे कहाँ पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। और ये क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और फैट का इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो फैट की बड़े बड़े जो गोलिकाएँ होती हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े जो स्पॉट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं फैट के, उनको छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देता है, ठीक है। कौन तोड़ता है, बाइल जूस तोड़ता है। तो ये आपको बता देना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको मेन इवेंट्स बताने हैं जो कि होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं, जो आपका फर्स्ट इवेंट होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, जो लीव्स में क्लोरोफिल होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, लाइट एनर्जी को। फिर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर जो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई है उसको कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में, और साथ साथ स्प्लिट किया जाएगा, जैसे क्या है ब्रेक डाउन हो किस चीज़ का, ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे क्या है ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है ना, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। उसके बाद क्या होगा, थर्ड रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या होगा, CO2 का रिडक्शन होगा ताकि क्या है कार्बोहाइड्रेट बन सके, ठीक है। ये हो गया आपका 3 मेन इवेंट्स, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है इज इट एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, ठीक है। तो आपको बोला है कि ये जो स्टेप्स है वो एक के बाद एक ही होना ज़रूरी है क्या इमीडिएटली, तो जी हाँ, ये स्टेप एक के बाद एक होना ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक फर्स्ट स्टेप में क्या था, जब तक सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक क्या है जो है लाइट एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और अगर लाइट एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन वाटर और ऑक्सीजन का क्या है ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और CO2 का रिडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया 24 की द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय द स्टूडेंट्स ऑन टेस्टिंग 4 मेटल्स PQ R एंड S विद अ गिवन सॉल्ट सोल्यूशन। एक स्टूडेंट ने PQ R और S जो क्या है 4 मेटल्स है, इसने इसको अलग अलग सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करवाया है, ठीक है, ट्रीट करवाया है, और जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखी गई है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। आपको इसको इसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो जो सबसे कम रिएक्ट करा गया वो देखते हैं। एस जो है सबसे कम रिएक्ट हुआ है, यानी कि एस जो किसी से भी रिएक्ट नहीं, यानी कि एस जो है सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए सबसे ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है ना। और देखते हैं क्यू जो है सबके साथ में रिएक्ट हुआ, और जो क्यू है जो यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो एस जो सबसे पहले आएगा क्यू सबसे बाद में आएगा। आप देखते हैं P और R में से
पी जो है 2 में रिएक्ट हुआ है, 2 में नहीं हुआ, ठीक है। और उसी तरीके से आर भी जो है 1 में हुआ है। तो यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा एस, फिर आपका आएगा आर, फिर आएगा पी और एंड में आएगा क्यू, ठीक है ना। एस आर पी क्यू आपका हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं बी ऑप्शन, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन क्यू रिएक्ट्स विद CuSO4। आपको क्या है केमिकल फॉर्मूला बताना है प्रोडक्ट का जो बनेगा जब क्यू रिएक्ट करेगा CuSO4 के साथ में, ठीक है। अब क्यू क्या है, क्यू ने रिएक्ट करा SuSO4 कह दो, आपको क्या बन जाएगा, क्यू जो है Ca को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ मैं कि क्यू जो है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्यू प्लस CaSO4, ठीक है। रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आपका बनेगा QSO4 बन जाएगा और साथ में ये जो Ca है ये अलग डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी प्रॉपर रिएक्शन, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि 25 दिया गया है कि यहाँ पर आपको प्रिज्म का डायग्राम बना के दिखाया गया है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व द अबव फिनोमेना इन द लैब एज वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म among many other colors he observed the position of the two colors रेड एंड वॉयल। मैं आपको बता दूं, यहाँ बोला है एक स्टूडेंट ने क्या एक वाइट लाइट जो पास कराई है प्रिज्म से, उसने फिनोमेना देखा, उसने क्या 2 कलर पे क्या है उसने ऑब्जर्व करा जो कि रेड और वॉयलेट थे। व्हाट इज़ द फिनोमेना कॉल्ड, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द वॉयलेट लाइट टू बेंड मोर देन द रेड लाइट, ठीक है। तो देखते हैं कि फिनोमेना क्या बोलते हैं। इस फिनोमेना को पहले बात हम बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। वाइट लाइट का जब जो अलग अलग कंपोनेंट में टूटती है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन, ठीक है। अब देखते हैं रीज़न क्या है कि वॉयलेट लाइट जो है बेंड हुई है ज़्यादा और रेड लाइट कम हुई है, ठीक है। तो देखते हैं जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, तो वॉयलेट जो सबसे ज़्यादा डेबिट इसलिए होती है क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है, ठीक है। और यानी कि आपको आप क्या देना है कि जिस कलर की वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतनी ज़्यादा डेबिट होगी, और जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही कम डेबिट होगी। यानी कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए ऐसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 29 पर देखते हैं। एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज़ प्रोड्यूस। आपको बताना है कि कहाँ पर और कैसे आपका यूरिन बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ से देख सकते हैं, इस चैप्टर की जो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपकी टर्म 1 के सिलेबस में जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, मैंने उस सब चैप्टरों की डिटेल वीडियो के साथ साथ उस चैप्टर में से जितने भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजन बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और आपको उसका लिंक आई बटन पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि कहाँ बनता है, ठीक है ना। वेयर कि सबसे पहले क्या होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, इकट्ठा आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है ना। तो किडनी क्या काम करता है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है जिसे बोलते हैं हम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या काम करता है, नेफ्रॉन में कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपका ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल हो गया, ट्यूबुलर पार्ट हो गया। तो यहाँ से होता हुआ क्या फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता होता वगैरह के एंड में जाके यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ और फिर यूरेथ्रा से टाइम आने पे निकल जाता है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर आंसर आप जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर एन एंडोथर्मिक वेयर डिकम्पोजिशन ऑल्सो है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक भी है और साथ साथ डिकम्पोजिशन भी है, ठीक है। तो आपको बता दूं जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन तो आपकी एक्सोथर्मिक होती है इसलिए रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हीटिंग ऑफ लाइट नाइट्रेट और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ये आपके दोनों ऑप्शन जो है ठीक है ना। देखते हैं बी वाला पार्ट, सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन ओपन टर्न ग्रे, इलस्ट्रेट दिस विद एन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको बोला गया कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड को यानी कि AgCl को ओपन में रखते हैं तो वो ग्रे हो जाती है। तो आपको ये बताना है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से, ठीक है। तो इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्या है
ये है 32। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको क्या बताना है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाना है। ठीक है, तो इसकी भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं कि वाई डू आयनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जब भी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जब वो एक्वस स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट में होते हैं तो क्या होता है, जो उसके आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए क्या है वो उसमें क्या है कंडक्शन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जब वही आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं तो क्या होता है, जो उसके आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, वो टाइटली पैक होते हैं, इसीलिए क्या होता है आयनिक कंपाउंड उस केस में, सॉलिड केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपका रीज़न हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 1. यहाँ पे यानी कि आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.33 और जो डायमंड का आपको दिया गया 2.42। आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड। आपको बताना है कि वाटर और डायमंड में से किस मीडियम में लाइट जो है फास्ट मूव करेगी। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, क्या होगा, लेस यानी कम होगा, तो उस मीडियम में क्या है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, आप देखते हैं किस में कम है, वाटर में या डायमंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि वाटर का है 1.33 और डायमंड का है 2.42, तो यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज़ कम्पेयर टू डायमंड, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा वाटर में क्या है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी क्योंकि वो रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है। सेकंड देते हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पर आपको क्या है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि आपको निकालना है NDW निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा NW अपॉन में ND आपका हो जाएगा। आपको दोनों की वैल्यू रखनी है और आपको इसका आंसर निकाल देना है, यानी कि आपको क्या रखनी है, आपको 1.33 अपॉन में 2.42 वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका आ गया सेक्शन डी। यहाँ आपको बताना है मैच द फॉलोइंग pH वैल्यूज़ 1, 7, 10, 13 टू द फॉलोइंग सोल्यूशन। आपको जो pH वैल्यू दी गई है 1, 7, 10 और 13 आपको इस जो आपको नाम दिए गए हैं इससे आपको मैच करनी है। ठीक है, तो देखते हैं आपको जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये आपका एक माइल्ड बेस होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और बेस जो होते हैं वो 7 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि जो आपका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होगा वो आपका 10 हो सकता है। ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl क्या है, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि इसका हम मान सकते हैं 1 होगा। ठीक है, बेराइन एक सॉल्ट सोल्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर 7 हो सकता है। ठीक है, और एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका ये बेस है स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए आंसर 10, 1, 7 और 13। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Amit and Rita decided to bake a cake and added baking soda to the cake batter. Explain with a chemical reaction the role of the baking soda. Mention any 2 use of the baking soda. ठीक है, तो क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमित और रीता क्या है वो केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या करा बेकिंग सोडा मिला दिया। ठीक है, तो आपको क्या है इसकी केमिकल रिएक्शन आपको दिखानी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी बेकिंग सोडा मिलाया जाएगा, ठीक है, तो जब भी बेकिंग सोडा आपको आप मिलाएंगे तो गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने में क्या होगा, जो बेकिंग सोडा जो होता है NaCO2 वो टूट के बन जाता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और CO2 में, और जो CO2 होता है उसी CO2 की वजह से क्या होता है फ्लफीनेस, थोड़ा मुलायमपन सा आ जाता है केक के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, इसे आप देख सकते हैं। और आपको बताना है मेंशन इट 2 यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। तो आपके जो 2 यूज़ ऑफ स्क्रीन पर देख रहे हो क्या होगा आपकी यूज़ है एज एन इंग्रेडिएंट एंड एसिड, यानी कि इसका इस्तेमाल एक इंग्रेडिएंट के रूप में होता है एंड के, और इसका इस्तेमाल आपका फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है और सोडा एसिड में भी होता है इसका आंसर। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम बेकिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों लोग यहाँ पर हमारे आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।